हेलो क्लास 11th, मोस्ट वेलकम। तो पिछले क्लास में हम सभी ने बेसिक अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट और बेसिक अकाउंटिंग अजम्पशंस को ही समझा था, जिसमें हमने कुछ इसमें मैंने 7 to 13 लिखा है। उसमें उस क्लास में हमने पिछले क्लास में कुछ 6 अकाउंटिंग अजम्पशंस को समझा था। ठीक है, तो आई जस्ट होप कि आपने उस क्लास को अच्छे से देख लिया। ठीक है, तो अगर वो क्लास नहीं देखा तो प्लीज़ जाके देख लेना। ठीक है, अब हम अभी समझने वाले हैं। पहले तो चलो देखते हैं। तो हमारा आज का जो पहला कंसेप्ट है दैट इज रिवेन्यू रिकॉग्निशन। रिवेन्यू रिकॉग्निशन इसका मतलब क्या है? देखो, रिवेन्यू का मतलब क्या है कि आप जितने भी सेल्स वगैरह करते हो उन सभी से जो आपको अमाउंट आता है, जो रिसिप्ट होता है, वो आपके रिवेन्यू है। ठीक है, तो रिवेन्यू रिकॉग्निशन का मतलब है कि आप उसे जो भी रिवेन्यू आपका आ रहा है तभी उसे बुक्स ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड करोगे, उसी अकाउंटिंग पीरियड में बुक्स ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड करोगे जब वो रियलाइज हो जाता है। ठीक है, जब वो रियलाइज हो जाता है। रियलाइज का मतलब है कि आपको पूरे अच्छे से पता चल गया है कि हाँ, अभी अमाउंट आपका डूबने वाला नहीं है, आपको मिल जाएगा, तभी आप इसको अपने बुक्स ऑफ अकाउंट में लिखोगे। ठीक है, तो चलो अब इसे बुक में क्या लिखा है ये समझते हैं। ठीक है, देखो क्या है। The concept of revenue recognition requires that the revenue for a business transactions should be included in the accounting records only when it is released। मतलब इसका मतलब यह है कि रिवेन्यू को उसी टाइम हम रिकॉर्ड करेंगे जब वो रियलाइज हो जाता है। फॉर एग्जांपल मैं अभी आपको बताती हूँ कि देखो, मान लो कि आपने कोई गुड्स सेल किया। ठीक है, अब गुड्स सेल करने वाले किए हो क्रेडिट पे, और आपको पता है कि वो जो अमाउंट है वो आपको मिल जाएगा, क्योंकि वहाँ पे ऑलरेडी वो लीगलिटी रिक्वायर हो गया है कि वो आपको अमाउंट पे करेगा। अगर वो नहीं पे करेगा तो आप उसे कहीं पे भी जाके उस पर डिस्प्यूट का केस डाल सकते हो। ठीक है, धोखाधड़ी या पैसे नहीं देने का केस वहाँ पे आप उस पर आसानी से डाल सकते हो। तो जैसे ही आपने गुड्स या सर्विसेज को सेल करा, आपका जो क्रेडिटर है वो आपको पैसे देने के लिए लायबल हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे आपका अमाउंट जो है वो रियलाइज हो रहा है, तो आप इसे रिकॉर्ड करोगे। ठीक है, अब मान लो कि हो सकता है ऐसा कि एक अकाउंटिंग पीरियड का, मान लो कि 2017, मान लो कि अभी जो है वो 2023 चल रहा है, तो मार्च 2023 में आपको जो है वो अमाउंट, आपको जो है वो अप्रैल का अमाउंट मिल गया है। ठीक है, तो आप उसे कब रिकॉर्ड करोगे? मार्च 23 का अकाउंट में करोगे या अप्रैल का, न्यू सेशन का में करोगे? तो अमाउंट किसका है? अप्रैल का। मतलब वो ट्रांजेक्शन अप्रैल में होने वाला अभी हुआ नहीं है और उसका पैसा आपको पहले ही मिल गया, एडवांस मिल गया, तब आप उसे कहाँ रिकॉर्ड करोगे? तो अभी वो अमाउंट रियलाइज तो हो गया है, बट आपने अभी तक सर्विस दिया नहीं है, इसलिए फुली रियलाइज नहीं हुआ है। दैट्स वाई आप इसे अप्रैल में रिकॉर्ड करोगे, ना कि मार्च में। ठीक है, तो रिवेन्यू रिकॉग्निशन यही बोलता है कि आप रिवेन्यू को तभी रिकॉर्ड करो जब आपको लगे कि हाँ, ये अमाउंट जो है वो अब आपका रियलाइज हो गया है। ठीक है, नाउ इट इज मैचिंग कॉन्सेप्ट। मैचिंग कॉन्सेप्ट का क्या मतलब है? तो मैचिंग कॉन्सेप्ट का मतलब है कि जितना एक्सपेंस कर रहे हो उतना इनकम हो रहा है, नहीं हो रहा है। ठीक है, ये है आपका मैचिंग कॉन्सेप्ट। देखो बुक में क्या है। द कॉन्सेप्ट ऑफ मैचिंग impresses that expenses incurred in an accounting period should be matched with revenue during that period। मतलब जितने भी एक्सपेंसेस आपके एक पीरियड में हो रहे हैं, उस पीरियड में आपके उतने इनकम हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं। इस जाहिर सी बात है कि मतलब एक्सपेंसेस इज इक्वल टू इनकम का बात यहाँ पे हो रहा है। कैसे होता है ये चीज़? तो मान लो कि जितना भी आपने प्रोडक्शन करा, तो टोटल प्रोडक्शन में आप जो सेल किए हुए गुड्स हो उसे बेच दोगे, उसमें एक्सपेंसेस माइनस कर दोगे, उसके बाद आपका इनकम बचेगा। मतलब इसके कैलकुलेट करने का एक तरीका होता है। ये तरीका अभी हम नहीं पढ़ेंगे क्योंकि अभी हमें ये नहीं पढ़ना, हमें बस इसका कॉन्सेप्ट जानना है। तो क्या है ये? मैचिंग कॉन्सेप्ट। तो मैचिंग कॉन्सेप्ट का मतलब समझ में आ गया कि आपका इनकम और आपका एक्सपेंस जो है वो सेम होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। इसमें देखो, इसीलिए मैचिंग नाम रखा गया है ताकि मैच हो। ठीक है, इनकम और आपका एक्सपेंस जो है वो मैच होना चाहिए। इसमें आगे लिखा है, इट फॉलोज फ्रॉम दिस दैट द रिवेन्यू एंड द एक्सपेंस इनकर्ड टू अर्न दिस रिवेन्यू मस्ट बी बिलोंग टू द सेम अकाउंटिंग पीरियड। मतलब रिवेन्यू अर्न करने के लिए बीच में आपने जितने भी खर्चे किए हैं उससे आपका जो इनकम आया वो एक अकाउंटिंग पीरियड में रिकॉर्ड करना है, और आपको पता करना है कि क्या आपका जो इनकम है वो आपके एक्सपेंस को, मतलब आपके एक्सपेंस के बराबर है कि नहीं है। अगर नहीं है तो फिर गड़बड़ है, उसको सुधारा जाएगा, और अगर है तो वेल डन, वेरी गुड। अब तीसरा आता है फुल डिस्क्लोजर कॉन्सेप्ट। फुल डिस्क्लोजर कॉन्सेप्ट का क्या मतलब है? डिस्क्लोजर का क्या मतलब है? मतलब कि जितने ट्रांजेक्शन्स हो रहे हैं उन सभी को डिस्क्लोज करना है, उन सभी को डिस्क्लोज करना है। क्योंकि आप जानते हो कि हमारे जो अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन उसके अलग अलग यूजर्स होते हैं ना। आपके क्रेडिटर्स हो सकते हैं, ओनर्स हो सकते हैं, और आपके शेयर होल्डर्स भी हो सकते हैं अगर कंपनी है तो, अकाउंटेंट्स हो सकते हैं, मैनेजमेंट हो सकते हैं। ये सभी को चाहिए अकाउंटिंग, मतलब इन सभी को आपका अकाउंटिंग रिकॉर्ड चाहिए।
तो आपका अकाउंटिंग रिकॉर्ड कब पूरा होगा? जब आपको सारे ट्रांजेक्शन्स बहुत अच्छे से मिल जाएंगे, सारे ट्रांजेक्शन्स को डिस्क्लोज किया जाएगा, राइट ना। तो यहाँ पे वही है फुल डिस्क्लोजर कॉन्सेप्ट में कि आपको सारे कॉन्सेप्ट जो है वो अच्छे से डिस्क्लोज करना है। देखो क्या लिखा है बुक में, दिस कॉन्सेप्ट रिक्वायर्स दैट ऑल मटेरियल एंड रिलीवेंट फैक्ट्स कंसर्निंग फाइनेंशियल परफॉर्मेंस ऑफ द इंटरप्राइज मस्ट बी fully and completely disclosed in the financial statements and their accompanying footnotes। मतलब कि इसका मतलब यही है कि एक अकाउंटिंग पीरियड में किसी भी एंटरप्राइज का जितना भी ट्रांजेक्शन्स हो रहा है वो सारा फुल्ली डिस्क्लोज हो, मतलब सारे को रिकॉर्ड किया जाए। ऐसा नहीं है कि एक को ही रिकॉर्ड करना है और एक को छोड़ देना है, नहीं, छोटा से छोटा ट्रांजेक्शन्स भी है तो उसका एक बिग अकाउंट के साथ मर्ज करो और अब उसे रिकॉर्ड करो, लेकिन रिकॉर्ड तो करना है, ठीक है। ये है आपका फुल डिस्क्लोजर कॉन्सेप्ट, ओके। नाउ इट्स 10th नंबर, कंसिस्टेंसी कॉन्सेप्ट। अब देखो, कंसिस्टेंसी इज द की, ये स्टेटमेंट तो सुने होगे ना, कंसिस्टेंसी इज द की, मतलब कंसिस्टेंसी ही आपके सफलता की कुंजी है, राइट। मतलब आप अगर कंसिस्टेंट होके कोई काम नहीं करते हो देन इट्स नॉट गारंटीड दैट यू विल गेट सक्सेस। एंड ये चीज़ तो मेरे साथ भी है, मैं भी कंसिस्टेंट होके आपको नहीं पढ़ा पाती हूँ तो मेरा जो ग्राफ है चैनल का वो बिल्कुल डाउन हो जाता है। और जब मैं एवरीडे डालती हूँ वीडियोस को, एवरीडे आप देखते हो तो ग्राफ थोड़ा ऊपर जाता है, ठीक है। तो मैं करती हूँ फिर छोड़ देती हूँ, करती हूँ छोड़ देती हूँ, मतलब मैं कंसिस्टेंट नहीं हूँ, दैट्स वाई मुझे बहुत प्रॉब्लम हो रहा है। और आपको ये चीज़ नहीं करना है, आपके ऑर्गेनाइजेशन में आपको आपके बिजनेस में कंसिस्टेंट रहना है। आपके जो भी रूल्स एंड रेगुलेशंस आप फॉलो कर रहे हो, जो भी अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट फॉलो कर रहे हो वो हमेशा फॉलो होना चाहिए। पिछले साल भी वही फॉलो अप होना चाहिए, इस साल भी वही फॉलो अप होना चाहिए और कंसिस्टेंट बेसिस पे होना चाहिए, एवरी ईयर होना चाहिए, ठीक है। देखो बुक में क्या है, यस तो यहाँ पे लिखा है दिस कॉन्सेप्ट स्टेट्स दैट अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स एंड प्रैक्टिस फॉलोज बाय एंटरप्राइज शुड बी यूनिफॉर्म एंड कंसिस्टेंट ऑन द पीरियड ऑफ टाइम सो दैट रिजल्ट्स आर कंपेरेबल। मतलब इस कॉन्सेप्ट के अनुसार अकाउंटिंग पॉलिसी और प्रैक्टिस, मतलब जो भी अकाउंटिंग पॉलिसी किसी भी एंटरप्राइज में लगाए जा रहे हैं वो यूनिफॉर्म होने चाहिए, मतलब एक होना चाहिए, हर साल एक ही लगना चाहिए और कंसिस्टेंट होना चाहिए, मतलब हर साल लगना चाहिए, ठीक है। प्रति वर्ष हर अकाउंटिंग पीरियड में एक ही, मतलब इस साल जो अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट लगाए हो उसी साल भी नेक्स्ट ईयर भी वही अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट लगाओगे, उसके नेक्स्ट ईयर भी वही लगना चाहिए। और मतलब यूनिफॉर्म हो गया, हर साल एक ही लगे, और कंसिस्टेंट का मतलब एक टाइम पीरियड के अंतर्गत लगते रहे, ठीक है, मतलब एवरी ईयर हर अकाउंटिंग पीरियड में, ताकि उसका रिजल्ट जो है वो कंपेरेबल हो। मतलब अभी अगर करंट ईयर चल रहा है और अभी हमें किसी भी इंटरप्राइज का अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स देखना है तो इस साल का देखेंगे ही, ठीक है, और नेक्स्ट पिछले साल का भी देखेंगे कि क्या कंपेरेबिलिटी, मतलब कंपेयर करेंगे कि इस साल में से कितना प्रॉफिट हुआ है और नेक्स्ट ईयर में मतलब और पिछले साल में कितना प्रॉफिट हुआ था, पिछले साल कितने ट्रांजेक्शन्स हुए थे, कौन कौन से ट्रांजेक्शन्स हुए थे, इस साल कितने ट्रांजेक्शन्स हो रहे हैं, कौन कौन से ट्रांजेक्शन्स हो रहे हैं, इन सभी को समझेंगे, ओके। उसके बाद है comparability results when the same accounting principles are consistently being applied by different enterprise for the period under comparison of the same firm for a number of periods। मतलब कंपेरेबिलिटी तभी किया जा सकता है, कंपेयर तभी किया जा सकता है अगर कंसिस्टेंट बेसिस पे यूनिफॉर्म अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स जो है वो अकाउंटिंग में लगाए जाएं, ठीक है। अगर ऐसा नहीं होगा तो नहीं किया जा सकता, ठीक है। और सेम पीरियड में, मतलब मैंने भी बता दिया आपको कि एक अकाउंटिंग पीरियड में जो लग रहा है दूसरे में भी वही लगेगा, तीसरे में भी वही लगेगा और यूनिफॉर्म लगेगा, मतलब यूनिफॉर्म होगा और एक टाइम पीरियड के अंतराल में लगेगा, तो इसे हम कंसिस्टेंसी कॉन्सेप्ट बोलते हैं। और इसमें कंपेयर करने में इसका मुख्य भूमिका होता है, क्योंकि सेम होगा तभी तो कंपेयर होगा, जो अलग अलग है उनसे हमें कंपेयर करने का क्या मतलब है, उससे तो कोई फायदा है नहीं, राइट, और रिजल्ट भी अलग आता है। नेक्स्ट है आपका कंजर्वेटिज्म कॉन्सेप्ट। देखो कंजर्वेटिज्म कॉन्सेप्ट का मतलब क्या है, ठीक है, मतलब हम रूढ़िवादिता से भी जोड़ते हैं, मतलब ये थोड़ा कॉन्सेप्ट पुराना है। इसमें क्या है, देखो दिस कॉन्सेप्ट रिक्वायर्स, देखो इसका क्या है मतलब, देखो अगर हमें किसी भी तरह का मान लो कि पता है कि हमारे साथ कुछ घटना होने वाली है, ठीक है, मान ले हम जानते हैं अगर कि किसी तरह से हमें कुछ होने वाला है, कुछ बुरा होने वाला है हमारे साथ, तो हम पहले से ही उसे क्या करते हैं, डील करने के लिए पहले से ही तैयार हो जाते हैं, राइट। अगर मैं जैसे मान लो कि मेरे साथ कुछ होने वाला है घटना, या फिर कभी होता है ना, इंडिया में तो जनरली ऐसे ही है, मतलब यहाँ पे कि थोड़ा सा अगर रात में कुत्ता भौंक रहा है तो घर वालों को लगता है कुछ अशुभ हो रहा है, बुरा होने वाला है, बिल्ली रास्ता काट दी तो लगता है कि मतलब हाँ कुछ बुरा होने वाला है। तो ये सभी चीज़ जो है वो इंडिया में र्यूमर्स जो हैं वो फैलते रहते हैं, मतलब फैले हुए हैं।
तो यहाँ पे क्या होता है कि हमें पता चलता है थोड़ा सा, मतलब लोगों को लगता है कि उनका फ्यूचर जो है वो अब थोड़ा सा डिस्टर्ब हो जाएगा, कुछ उनके साथ अनहोनी हो जाएगा, तो वो उस चीज़ से बचने के लिए कुछ उपाय करते हैं। जैसे बिल्ली अगर रास्ता काट दी तो पहले पत्थर फेंक दो या 2-4 मिनट रुक जाओ, किसी को जाने दो, उसके बाद जाना, ये वाला सिस्टम चलता है। तो ये जो क्रिया की जाती है इसका क्या अर्थ है? इसका अर्थ यही है कि जो बिल्ली ने रास्ता काटा उससे जो गड़बड़ी हो गया है वो अब सुधर जाएगा, राइट। तो इसमें कंजर्वेटिज्म कॉन्सेप्ट में क्या होता है कि आपको पता है कि लॉस होने वाला है, बिजनेस को अगर पता है कि हाँ अब ये लॉस होने वाला है तो उससे पहले ही रिकॉर्ड कर लिया जाता है, सो दैट कि फ्यूचर में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम ना हो, आपका प्रॉफिट पे कोई इम्पैक्ट ना पड़े। आपको पहले ही पता चल गया है कि लॉस होगा तो उसे रिकॉर्ड करो, ठीक है। ये है आपका कंजर्वेटिज्म कॉन्सेप्ट। ओके, देखो लिखा हुआ है बुक में, This concept requires that business transactions should be recorded in such a manner that profits are not overstated. All anticipants losses should be accounted for, but all unrealized gains should be ignored. मतलब कोई भी गेन आपका अनरियलाइज गेन्स हैं तो उसको आपको रिकॉर्ड नहीं करना है, बट कहीं से भी लग रहा है कि कोई लॉस होने वाला है तो उसे आपको तुरंत रिकॉर्ड करना है, ठीक है। यही आपका कंजर्वेटिज्म कॉन्सेप्ट। नाउ इट्स मटेरियलिटी कॉन्सेप्ट। मटेरियलिटी कॉन्सेप्ट का क्या मतलब है? मटेरियलिटी कॉन्सेप्ट का मतलब है कि देखो ट्रांजेक्शन, कितने सारे ट्रांजेक्शंस होते हैं आपके, मतलब किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में कितने सारे ट्रांजेक्शंस होते हैं ना, तो क्या सारे के सारे ट्रांजेक्शंस रिकॉर्ड करेंगे? बिल्कुल करेंगे, इसमें तो कोई शक नहीं कि नहीं करेंगे। लेकिन यहाँ पे क्या बोल रहा है मटेरियलिटी कॉन्सेप्ट में, दिस कॉन्सेप्ट स्टेट्स दैट अकाउंटिंग फोकस मटेरियल फैक्ट्स। इसमें आपको ओनली मटेरियल फैक्ट्स को रिकॉर्ड करना है। अब ये मटेरियल फैक्ट्स क्या होते हैं? If the item is likely to influence the decision, a reasonably prudent investor or creditor, it should be regarded as material and shown in the financial statement. मतलब जितने भी ट्रांजेक्शन्स होते हैं वो मटेरियल इमटेरियल दोनों होते हैं। मटेरियल का मतलब है कि जिसका कोई रीजन निकलता हो, जिससे आपको कोई प्रॉफिट होता हो या कोई चेंज होता हो बिजनेस में, ये आपका मटेरियल हो गया, ठीक है, ये आपके मटेरियल फैक्ट्स हो गए। लेकिन कुछ ऐसे जिससे कोई मतलब होना ना होना बात खत्म हो गया, मतलब ज़्यादा ज़रूरी नहीं है, वो हमेशा नहीं होता है, एक ही बार आपको करना होता है और उससे बड़ा चेंज हो जाता है, वो मटेरियल हो गया। लेकिन कुछ ऐसे ट्रांजेक्शन्स जो बार बार होते रहते हैं, उससे ज़्यादा कुछ इंपैक्ट नहीं पड़ता बिजनेस को, वो इमटेरियल फैक्ट्स होते हैं, ठीक है। तो इसके अंतर्गत आपको बताया जाता है कि जितने भी इमटेरियल फैक्ट्स हैं उन सभी को मटेरियल में मर्ज करो, या उन सभी का एक बड़ा सा अकाउंट बना लो अपने से और उसके बाद उसे रिकॉर्ड करो। या फिर आप जितने भी ट्रांजेक्शन्स है, जैसे मटेरियल ट्रांजेक्शन जितने भी है मटेरियल फैक्ट्स वाले, उन सभी को रिकॉर्ड करना है, ठीक है, उन सभी को रिकॉर्ड करना है। बहुत सारा अकाउंट नहीं बनाना, मटेरियल मतलब जो इंपॉर्टेंट है वो तो बनाओगे ही, और छोटे छोटे जो हो रहे हैं वो सब भी बनाओगे, तो आपका बुक्स जो है वो बहुत ज़्यादा लेंदी हो जाएगा, आपका जो अकाउंटिंग वो बिल्कुल प्रॉपर नहीं शो करेगा। तो इस चीज़ से बचने के लिए जो छोटे छोटे इमटेरियल फैक्ट्स हैं उन सभी को मर्ज करके एक मटेरियल फैक्ट बना लेना है और एक मटेरियल फैक्ट के साथ मर्ज कर लेना है, उसके बाद उसे रिकॉर्ड करना है। मतलब सिर्फ मटेरियल फैक्ट्स को ही रिकॉर्ड करना है। इससे आपका बुक्स ऑफ अकाउंट जो है वो नीट एंड क्लीन होगा और अच्छे से आप अकाउंटिंग कर पाओगे, ठीक है। नाउ इट्स ऑब्जेक्टिविटी कॉन्सेप्ट। ऑब्जेक्टिविटी कॉन्सेप्ट जो है वो लास्ट कॉन्सेप्ट है, उसके बाद हमारा सारा बेसिक अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट समाप्त हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्लास में इसके आगे के टॉपिक्स को समझेंगे। देखो इसमें क्या है, अकॉर्डिंग टू द कॉन्सेप्ट अकाउंटिंग ट्रांजेक्शन शुड बी रिकॉर्डेड इन द मैनर सो दैट इट इज फ्री फ्रॉम बियास ऑफ अकाउंटेंट्स एंड अदर्स। मतलब इस कॉन्सेप्ट का मतलब है कि जितने भी ट्रांजेक्शन है उनको इस तरीके से रिकॉर्ड किया जाए कि वो किसी भी तरह का बंधन से मुक्त हो। कोई भी बोले कि हाँ इसमें ये चेंज कर दो, ये चेंज कर दो, तो वो ना होना, ठीक है। ये होता है आपका ऑब्जेक्टिविटी कॉन्सेप्ट, ओके। तो आई जस्ट होप कि आपको ये सारी चीज़ें समझ में आ गई, एंड नेक्स्ट क्लास में हम इसके आगे के टॉपिक्स को समझेंगे। तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। आई जस्ट होप कि आपको समझ में आ गया। तो प्लीज़ डू लाइक द वीडियो एंड कमेंट करके बताना कहाँ पे आपको नहीं समझ में आया है और आगे का क्या टॉपिक है मुझे बताओ जल्दी से बुक खोल के। उसके बाद हम आगे इस क्लास को कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। एंड वन मोर थिंग कि आप प्लीज़ कमेंट किया करो, प्लीज़। एक भी कमेंट नहीं आता है मेरे वीडियोस पे, बस मेरी सिस्टर्स वगैरह जो देखती हैं वही लोग कमेंट करती हैं, बट बाकी लोग जो हो एक्स्ट्रा कोई कमेंट नहीं करते हो यार। प्लीज़ कमेंट किया करो, तभी तो मुझे समझ में आएगा कि हाँ कुछ बेनिफिट हो रहा है मेरे बताने का। अगर आप नहीं करोगे तो मेरा कोई फ़ायदा नहीं है, फिर मतलब मुझे कुछ नहीं लगेगा, धीरे धीरे ये चैनल भी बंद हो जाएगा, ठीक है। बाय, हैव अ गुड डे।